हेलो एवरीवन, एसडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे थे जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 और यूपी पीसीएस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, देखिए इसे कब जारी किया गया था। इसको जारी किया गया 20 सितंबर 2021 को। पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह सूचकांक कब जारी किया गया। ये कब जारी किया गया है? 20 सितंबर 2021 को। और यह किसके द्वारा जारी किया गया है यह देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में फसाई बोलते हैं, इसके द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर जो है यह सूचकांक जारी किया गया है। देखिए बड़े राज्यों में शीर्ष जो 3 बड़े राज्य हैं उसमें कौन है? देखिए नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे केरल है और नंबर 3 पे तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 पे कौन है? तो इसमें नंबर 1 पे गोवा है, नंबर 2 पे मेघालय है और नंबर 3 पे मणिपुर है। देखिए इसको इसकी रैंकिंग है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। बड़े राज्यों के लिए अलग रैंकिंग की गई है और छोटे राज्यों के लिए अलग रैंकिंग की गई है। तो बड़े राज्यों में एक बार फिर से देखिए, गुजरात है, इसका प्राप्तांक कितना है? 100 में से 72 है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहले नंबर पे इसकी रैंक है, तो ये पूछ सकता है, इसका प्राप्तांक भी पूछ सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी रैंक याद रखिए। देखिए केरल है दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु है ये तीसरे नंबर पे है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन है? गोवा नंबर 1 पे है, इसका प्राप्तांक 63 है। मेघालय यह जो है नंबर 2 पे है, मणिपुर यह नंबर 3 पे है। संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 पे कौन है? तो देखिए इसमें नंबर 1 पे कौन है? जम्मू कश्मीर, इसका प्राप्तांक कितना है? 67। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और नंबर 3 पे है दिल्ली। ये ध्यान रखने की बात है कि दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्रों में किस नंबर पे आ रहा है? ये तीसरे नंबर पे आ रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। इसके बाद देखिए सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य और संघ राज्य। देखिए बड़े राज्यों में बिहार सबसे निम्न स्थान पे है, इसका स्थान कौन सा है? 20वां है। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे निम्न स्थान पे है, छोटे राज्यों में इसका स्थान 8वां था, ये अंतिम स्थान पे था छोटे राज्यों में। और लक्षद्वीप क्या था? संघ राज्य क्षेत्रों में क्या है? ये सबसे निम्न स्थान पे, इसका स्थान भी 8वां था। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश चूंकि बड़े राज्यों में शामिल है, तो उत्तर प्रदेश जो है बड़े राज्यों में इसका कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था और इसका प्राप्तांक था 59। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 5वां स्थान था और उसका प्राप्तांक भी पूछ सकता है कितना प्राप्तांक था? तो ये 59 इसका प्राप्तांक है। नेक्स्ट देखिए, रेल कौशल विकास योजना, RKVY, रेल कौशल विकास योजना, ये कब प्रारंभ किया गया? इसको 17 सितंबर 2021 को। इसके प्रारंभ की तिथि क्या है? 17 सितंबर 2021। किसके द्वारा किया गया? तो रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसको क्या किया गया? इसको प्रारंभ किया गया 17 सितंबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए और उद्यमिता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा? इसके तहत उनको विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और यह योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई, मतलब इसी के अंतर्गत इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें देखिए क्या है, 3 वर्ष की अवधि में क्या है, 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इससे संबंधित स्टेट पूछेगा तो इसमें क्या बात है? इसमें 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें देखिए जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ये 4 ट्रेड में प्रदान किया जाएगा। किसमें? एक तो है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर। ये 4 ट्रेड में क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। और पात्रता देखिए क्या है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? पात्र आयु जो है क्या है, 18 से 35 आयु वर्ग के क्या है, उम्मीदवार होने चाहिए। और इस योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन है? ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, ये ध्यान रखना है। नोडल एजेंसी भी पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है कि रेल कौशल विकास योजना का नोडल एजेंसी कौन है? तो ये आप क्या बताएंगे? ये एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, इसकी नोडल एजेंसी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट। तो भारत में जो क्राइम है उसकी रिपोर्ट 2020 आ चुकी है। ये कब आई थी ये रिपोर्ट? ये 14 सितंबर 2021 को आई थी और इसको एनसीआरबी ने क्या है, जारी किया हुआ था। इस श्रृंखला के कौन सा? 68 68वां संस्करण है, ये आप ध्यान रखेंगे। 68 संस्करण है ये।
और यह 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को सम्मिलित करता है, संदर्भित करता है। इसमें देखिएगा वर्ष 2020 में भारत में कुल कितने अपराध हुए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं इतने संज्ञेय अपराध यहाँ पे हुए थे 66,01,285। टोटल जो अपराध हुए थे 66,01,285 जो है संज्ञेय अपराध जो है भारत में पंजीकृत किए गए थे। अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2019 की तुलना में जो अपराध थे वो कितने बढ़ गए हैं, ये 28% बढ़ गए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है, तो ये लगभग 28% जो है वृद्धि हुई है। साइबर अपराध की बात करें तो वर्ष 2020 में कुल कितने 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए हैं। और इससे क्या पता चलता है कि वर्ष 2019 की तुलना में कितने अधिक हैं, 11.8% ये अधिक हैं। इसके बाद देखिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इसको देख लेते हैं। वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध थे उसमें कितने मामले टोटल दर्ज किए गए, 3,71,503 मामले टोटल दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 की तुलना में 8.3% की क्या है, तुलना में 8.3% कम है। तो ध्यान रखिएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी आई है, और कितना कमी आई, 8.3% की कमी आई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर जो है 56.5% रही है। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध की जो दर थी कितनी है, 56.5। इसके बाद देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, ये कब प्रारंभ किया गया, 9 सितंबर 2021 को इसको क्या है प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के अंतर्गत इसको क्या है प्रारंभ किया गया है। और कौन प्रारंभ किया, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो हुआ था, ये कब हुआ था, वर्ष 2018 और 2019 में संचालित किया जा चुका है। देश भर में 698 जिलों एवं 17,475 गांवों को यह आच्छादित इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसका मुख्य फोकस देखिए क्या है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसका मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस है ओडीएफ स्थायित्व तथा गांव में ओडीएफ प्लस के कार्यान्वयन के का मूल्यांकन करना। तो जो ओडीएफ प्लस का जो कार्यान्वयन चल रहा है उसका मूल्यांकन पर इसका मुख्य क्या है फोकस है। ये आप ध्यान रखेंगे, ओडीएफ स्थायित्व तथा गांव में ओडीएफ प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर इसका मुख्य फोकस है। इसमें देखिए एसएसजी 2021 में कई नए तत्वों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो कौन कौन से नए तत्व जिनको शामिल किया गया, इसको एक बार देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें किन तत्वों को शामिल किया गया है। ठोस तरल में प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, ये भी इसमें शामिल है। मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, और उसके बाद तीसरा है मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान। ये 3 बातें इसमें जो है नई शामिल की गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सुजलाम अभियान, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजलाम अभियान ये कब जो है इसको प्रारंभ किया गया, तो 25 अगस्त 2021 को। सुजलाम अभियान कब जो है इसको प्रारंभ किया गया, 25 अगस्त 2021 को इसको प्रारंभ किया गया है। और यह जो है आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में इसको क्या किया गया है, इसको प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसका भी लक्ष्य देखिए क्या, ओडीएफ स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन, ये इसका उद्देश्य है एक तरह से। इस हेतु इसमें क्या है 100 दिवसीय ये अभियान है, ये 100 दिवसीय अभियान इसको शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जो किस पे फोकस किया जाए, देखिए यहाँ पे इन्फोग्राफ में दिया हुआ है, 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, शौचालयों की मरम्मत रेट्रोफिटिंग की जाएगी, और नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये 3 बातें इसमें सम्मिलित है सुजलाम अभियान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इंदौर भारत का पहला जल आधारित शहर वाटर प्लस सिटी जो है इसको घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है, 11 अगस्त 2021 को। ये पूछा जा सकता है डेट कि इंदौर को कब जो है वाटर प्लस सिटी घोषित किया, तो 11 अगस्त 2021 को घोषित किया है। किसने किया है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। कौन घोषित किया है, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के दौरान जो है उसी के तहत क्या है, इसको देश के पहले जल आधारित शहर होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है इसको। नेक्स्ट देखिएगा NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 ये कब जारी की गई, ये 9 सितंबर 2021 को इसको जारी किया गया है। कब जारी किया गया, 9 सितंबर 2021 को। कौन जारी किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जारी किया है। ने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको जारी किया है।
यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का छठवां संस्करण, ये भी आप ध्यान रखेंगे। NIRF इंडिया रैंकिंग का कौन सा संस्करण है? ये छठवां संस्करण है। इसमें जो है समग्र श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, विश्वविद्यालय श्रेणी में, कॉलेज श्रेणी में, अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। इसके साथ ही 7 विभिन्न विषयों में भी क्या किया गया है, इसको इसमें पुरस्कार घोषित या रैंक क्या है, घोषित किया गया है। कौन कौन इसमें किन 7 विभिन्न विषयों में रैंक घोषित किया गया है? यह है इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा। इनमें भी क्या किया गया, संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार जो है इसमें क्या है, अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें अनुसंधान संस्थान को पहली बार सम्मिलित किया गया है। संस्थानों का मूल्यांकन मानदंड इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित 5 विशिष्ट समूहों के आधार पर किया गया है। तो क्या क्या मूल्यांकन के मानदंड हैं? इसमें शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन। पहला क्या है? शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन। दूसरा क्या है? अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास। तीसरा क्या है? स्नातक परिणाम। और चौथा क्या है? पहुंच एवं समावेशिता। और पांचवा क्या है? बोध, परसेप्शन। ठीक है। इस सर्वेक्षण में देश के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं को शामिल किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही उच्च शिक्षण संस्थान सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सरकारी संस्थानों के लिए रैंकिंग जारी की गई है। इसके बाद देखिएगा उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची, जो ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 जो स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान है वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें देखिए 10 के 10 आप याद करें जरूरी नहीं है, इसमें शुरुआत के 3 देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे कौन है? समग्र श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है? IIT चेन्नई। इसके बाद देखिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यह जो है नंबर 2 पे है। और IIT मुंबई ये जो है नंबर 3 पे। देखिए इनकी रैंक, ये तो रैंक हो गई और ये इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है कि कितने परसेंट ये परफॉर्म किए हुए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए रैंक में नंबर 1 पे IIT चेन्नई है, नंबर 2 पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और नंबर 3 पे IIT मुंबई है जो है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट यूपी के लिए हो सकता है फैक्ट, हो सकता है यूपी पीसी से पूछा जाए कि यूपी का कौन सा संस्थान है जो इसमें स्थान बना पाया है शीर्ष 10 में। तो ये जो है IIT कानपुर है, ये 5वें नंबर पे है। और एक और संस्थान है यूपी का ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये जो है किस स्थान पे है? ये 10वें स्थान पे है। तो ये जो है 2 संस्थान है यूपी के जो शीर्ष 10 में रैंक अपना सुनिश्चित कर सके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा NIRF रैंक की, इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान, वही बात है आगे यहाँ लिखी हुई, 2 संस्थान है। एक तो है 5वें नंबर पे IIT कानपुर और 10वें नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में जो है उत्तर प्रदेश के संस्थान जो रैंक प्राप्त किए हुए हैं, अगर हम 20 तक देखें कि रैंक 20 तक कौन कौन सम्मिलित हैं, तो 5वें पे IIT कानपुर था ही, 10वें पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 18 नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये जो है सिर्फ 20 में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसके बाद देखिए विश्वविद्यालय श्रेणी में देखते हैं किसको रैंकिंग मिली हुई है। तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको जो है प्रथम स्थान मिला हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जिसको बोलते हैं, ये जो है इसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय श्रेणी में, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंजीनियरिंग श्रेणी की बात की जाए तो इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान IIT चेन्नई या मद्रास, इसको प्राप्त हुआ है। और द्वितीय स्थान जो है IIT दिल्ली का है, ये इंजीनियरिंग श्रेणी में। प्रबंधन श्रेणी में अगर बात की जाए तो IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि चिकित्सा की बात की जाए तो चिकित्सा में प्रथम स्थान किसको मिला हुआ है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, एम्स दिल्ली को इसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है चिकित्सा श्रेणी में। विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु में अवस्थित है, इसको विधि के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, उडुपी कर्नाटक, ये जो है इसको दंत चिकित्सा मिला हुआ है। फार्मेसी की श्रेणी में किसको मिला है? लगातार तीसरे वर्ष, देखिए फार्मेसी की श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द नई दिल्ली, इसको जो है दंत चिकित्सा फार्मेसी की श्रेणी में मिला हुआ है। इसके बाद कॉलेज की श्रेणी में देखिएगा लगातार 5वें वर्ष, ये मिरांडा हाउस नई दिल्ली, ये कॉलेज की श्रेणी में ये जो है इसको रैंक 1 मिली हुई है, मिरांडा हाउस नई दिल्ली को। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको क्या है? इसको प्रथम स्थान मिला हुआ है अनुसंधान की श्रेणी में। और इंडिया रैंकिंग्स का जो प्रथम संस्करण है ये कब जारी किया गया था? ये 2016 में जारी किया गया था। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये कार्बी एलॉन्ग समझौता हुआ था, इससे संबंधित है। ये समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 2021 को। ये पूछा जा सकता है कार्बी एलॉन्ग समझौता कब हुआ था? ये 4 सितंबर 2021 को हुआ था।
और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और कौन कौन इसमें सम्मिलित थे, किनके मध्य था, कौन कौन सम्मिलित थे? देखिए इसमें गृह मंत्री अमित शाह, श्री अमित शाह जी थे। असम के मुख्यमंत्री सम्मिलित थे इसमें। और कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित थे। और 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि गुट देखिए कौन कौन से थे। इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी उल्फा। ये इसमें जो है ये उग्रवादी संगठन जो थे 5, ये इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या था। इसमें जो 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के क्या थे, 1000 से ज्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया और हथियार अपने डाल दिए। कारगिल क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए जो है केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद KAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का जो है गठन किया गया है। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। और कार्बी आंगलांग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है, ये आप ध्यान रखें। देखिए कार्बी आंगलांग के बारे में देख लेते हैं। कार्बी आंगलांग है क्या? ये मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहत निर्याती तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमसा, बोडो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का यह क्या है? मिलन बिंदु। इन आदिवासी आदिवासी समूहों में कार्बी का क्या है? कार्बी जो आदिवासी समूह इसका क्या है? प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद का क्या है? गठन किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। तो ये क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों के लिए क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड जो जारी किया गया है, यह जो है 21-22 से रिलेटेड है। तो ये जारी किया गया। ये कब जारी किया गया था? ये 26 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। कौन जारी किया था? तो इसको नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मिलकर इसको जारी किया था। इस प्रकार का जारी होना, यह जो विकास सूचकांक है, ये क्या है? इसका प्रथम संस्करण है। और इसमें देखिए क्या, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये 3 लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इसको जारी कर रहे हैं। बेसिकली जो SDG सूचकांक है उसको जिला स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए इसमें क्या है? लागू किया जा रहा है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे बात आ रही है, यह जो सूचकांक किस पर आधारित है? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा, 84 संकेतक है इसमें मापता है। और ये संकेतक का आधार कौन है? ये इसका पैरामीटर क्या है? ये सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय इसका पैरामीटर क्या करता है? तय करता है। ये 84 संकेतक जो है 15 वैश्विक लक्ष्यों जो SDG गोल है उनको सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक जिला हेतु NER SDG इंडेक्स SDG वार जो 15 सतत लक्ष्य हैं के आधार पर इसके स्कोर की गणना की जाती है। इसमें देखिए SDG 14 जो है और SDG 17 को इस गणना से बाहर किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है इसमें क्या है? 15 वैश्विक लक्ष्य इसमें सम्मिलित है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर क्या है? मापा जाता है। 100 का अगर किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिए तो इसका अर्थ क्या है? उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। इस सूचकांक में 75.87, ठीक है, 75.87 75.87 के साथ जो है पूर्वी सिक्किम जिला क्या है? पहले स्थान पे है। और 75.73 अंक के साथ जो है गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जिले जो है ये क्या है? दूसरे स्थान पे है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर वाले राज्यों में यही फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसा कौन सा जिला है जो SDG प्राप्त करने के सबसे नजदीक है? तो ये पूर्वी सिक्किम जिला है। इसके बाद देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 103 जिलों के अंक
53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंक के साथ जो है किफिरे, नागालैंड का जो जिला है, ये किफिरे जिला ये अंतिम स्थान पे है। रैंकिंग में 103 जिलों में 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जबकि जो 34 जिले हैं, ये शेष 34 जिले हैं, ये अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में सम्मिलित हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखने की बात है। सिक्किम और त्रिपुरा के जो सभी जिले हैं वो जो है अग्रणी श्रेणी में जो सम्मिलित हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ये सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा, ये सिक्किम की राज्य मछली, सिक्किम की राज्य मछली कौन हो गई? ये कापर महसीर को क्या किया गया? सिक्किम की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। ये 18 सितंबर 2021 में इसको जो है राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया गया है। इसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं? कैटली बोलते हैं। स्थानीय रूप से इसको क्या बोलते हैं? कैटली। कापर महसीर का देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है? नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलिपस, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वैसे वैज्ञानिक नाम बहुत कम संभावना पूछा जाए, ये आपसे ही पूछा जाएगा। सिक्किम ने राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया, उसका नाम क्या है? तो कापर महसीर है। बहुत पूछ सकता है इसका स्थानीय रूप से प्रचलित नाम क्या है, तो ये कैटली है। हालांकि इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे जिससे आपको याद रहे। नियोलिसोचिलस और हेक्सागोनोलेपिस। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 1992 में क्या था? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने इसको क्या किया था? इस मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। और वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने भी इसको क्या किया है? लुप्त प्राय श्रेणी इंडेंजर्ड में क्या किया है? इसको वर्गीकृत किया हुआ है। इसके बाद देखिएगा भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020, 25 जून 2021 को इसको जो है क्या किया गया है? इसको जारी किया गया है। और कौन इसको घोषणा किया है? इसका केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी जो शहरी मिशन थे, कौन कौन से? स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, अमृत का फुल फॉर्म देख लिए, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको जो है क्या किया गया? जारी किया गया है। यह देखिए ISAC, इसका फुल फॉर्म देखिए भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता। इसमें क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में क्या किया है? पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो पूछ सकता है भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार की श्रेणी में किस राज्य को जो है प्रथम जो है स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु ये क्या है? ये क्रमशः दूसरे एवं तीसरे नंबर पे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो क्रम है स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में, इसमें सबसे जो प्रमुख राज्य जो नंबर 1 पे है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। इसके बाद देखिए इसमें सिटी अवार्ड के तहत संयुक्त विजेता, जो सिटी अवार्ड घोषित किया जाता है उसमें संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। इंदौर और सूरत को क्या किया गया है? संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2019 में जो है सूरत क्या है? एकमात्र जो है ये स्मार्ट सिटीज में विजेता था। इसके बाद ISAC 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता जो है इसमें जो है चंडीगढ़ को घोषित किया गया था। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः क्या है? दूसरे तीसरे स्थान पे है। तो स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में वाराणसी, रांची ये क्या है? क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, इसके तहत जो है सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिपरी चिंचवाड़ तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता जो है शहर हैं जिन्हें 4 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग क्या है? प्रदान की गई है। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के और भी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।